नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ट्रंप का ग्लोबल बाजारों को जोर का झटका, ईरान जंग और भीषण होने वाले इस बयान से सेंटिमेंट बिगड़े। निफ्टी बैंक निफ्टी एक साल के निचले स्तरों पर, मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई ज़्यादा, दोनों इंडेक्स करीब 3-3% टूटे। इंडिया विक्स भी 6% ऊपर, क्रूड में भी 6% से ज़्यादा का उछाल। आरबीआई के कदमों का दिखने लगा असर, रुपए में 6 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी, डॉलर के मुकाबले करीब ₹1.65 हुआ मजबूत। रिकॉर्ड लो से अब तक करीब ₹2 से ज्यादा की हुई रिकवरी। फार्मा पर फिर ट्रंप टैरिफ का डर हावी, सेक्टर इंडेक्स करीब 4% टूटा। सन फार्मा निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल, वहीं बायोकॉन ग्लेनमार्क फार्मा भी 5 से 6% फिसले। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट और चार्जीपीटी पड़े सटी। क्रूड में फिर उबाल से इंडिगो करीब 5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। वहीं एचडीएफसी बैंक में भी बिकवाली कायम और कमजोर चार्ट के चलते हेवेल्स, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ब्लू स्टार और ओडा पर भी इस पर दबाव कायम। क्रूड में उबाल ने फिर बढ़ाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मुश्किलें, 4 से 5% फिसले एचपीसीएल और आईओसी। आज का बिग स्टॉक बीपीसीएल भी करीब 4% फिसला। ब्रेंट क्रूड 6% उछलकर 107 के करीब पहुंचा। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में वीडियो में रहेंगे आपके साथ। और हमारे साथ इस शो में सचिन उत्तेकर और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। अरुण कुमार मंत्री और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे आज हम कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह से, और टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। एक नज़र मार्केट पर जरा, निफ्टी डी लो पर 22,200 भी अब तोड़ने की तैयारी कर रहा है, और बैंक निफ्टी करीब 1300 पॉइंट नीचे, मार्च के लो के नीचे 50,000 किसी भी वक्त टूट सकता है। आज का लो 50,004 था। और अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो भी 3% नीचे है, करीब 1664 पॉइंट नीचे आया मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन 1:6 का। आज सबसे ज़्यादा प्रेशर में अगर आप देखें तो कुछ जो स्टॉक्स हैं उनमें है एस्ट्रल 8% नीचे हो गया अब एस्ट्रल, पीजी इलेक्ट्रो प्लस 7%, ब्लू स्टार 6%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 6%, फार्मा, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, औरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, सब में बड़ी गिरावट है 5 से 6% की। इंटरग्लोब एविएशन 5% नीचे है। 361 वैम बड़ी गिरावट यहाँ पर। सिर्फ 2 स्टॉक्स ग्रीन में हैं इस समय, पेज इंडस्ट्रीज 1% ऊपर और डिक्सन टेक, वो भी हल्का सा ग्रीन में है, बहुत ज़्यादा नहीं। बिरू, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे आएगा, एक करके ट्रेड्स पिक करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में सचिन जी, अमित जी, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अरुण कुमार मंत्री और आशीष कयाल जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशीष कयाल जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। देखिए, पहला ट्रेड जो मेरा होगा वो आइशर मोटर पे सेल साइड का होगा, क्योंकि यहाँ पर आज बाजार में दबाव बना हुआ है और ये स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है आवरली चार्ट पे भी, तो गुंजाइश है यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रह सकता है। सो आइशर मोटर्स पे सेल की राय होगी। ऊपर में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो आज डे हाई का करीबन 6775 का स्टॉप लॉस होगा, और नीचे में जो टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं वो करीबन 6450 का टारगेट यहाँ पर आइशर मोटर्स पे देखा जा सकता है। दूसरा जो कॉल होगा वो बाई साइड पे होगा, वो है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू अगर देखें तो ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है और यहाँ से 5% आज के डेट में भी ऊपर है। तो गिरते हुए बाजार में अगर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो गुंजाइश है, अगर बाजार थोड़ा सा संभलेगा तो यहाँ पर एक ऊपर का ट्रेंड जारी हो सकता है लेटेंट व्यू पे। ऊपर में जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 298 का, और जो स्टॉप लॉस है वो है 270 का। ओके, आशीष कयाल जी के 2 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे एक एक करके रखे हैं। लेटेंट व्यू यहाँ पे बाय ट्रेड है 276 पे। अच्छा, अब एक बार निफ्टी लेके आइएगा। क्या तहजीब से अगर आप देखें इसने 200 की रेंज को तोड़ा है, एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन, यानी अगर आप शुक्रवार के लो से देखें तो उसको एक तोड़ के वायलेट करके इंटरडे में लो लगाया इसने करीब 189 का, तो तोड़ा उस लो को। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र जी, दोनों 2 ट्रेड रहेंगे, दोनों ही सेल साइड है। पहला ओबरॉय रियल्टी में बिकवाली की सलाह है। एक ब्रेकडाउन के संकेत चार्ट पे नजर आ रहा है। 1408 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 1427 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1372 तक के टारगेट्स ओबरॉय रियल्टी के अप्रैल फ्यूचर्स में आ सकते हैं। सेकंड वीरेंद्र जी, अगेन सेल साइड एलटीएफ के फ्यूचर को सेल करने की सलाह रहेगी। एल&टी फाइनेंस 238 के आसपास सेल करें, 242 का स्टॉप लॉस रहेगा।
और 228 तक के टारगेट्स एलटीएफ में भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर ब्रेकडाउन है, मुझे लग रहा है ये सेलिंग एलटीएफ में 1 से 2 सेशन और जारी रह सकते हैं। ओके, ये आपका अगर आप देखें तो सेल ट्रेड एंटी फाइनेंस। अमित जी, आपके तो ट्रेड्स इस वक्त के? वीरेन जी, पहला ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स। जैसे कि हम देख रहे हैं आज इंश्योरेंस स्टॉक में वीकनेस है। एसबीआई लाइफ लगभग 1745 पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। इसे हमें शॉर्ट करना है। टारगेट हमारा यहाँ पे लगभग रहेगा 1720 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1760 रुपए का, 1760 का। दूसरा स्टॉक है डीएलएफ के फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है। 496 का प्राइस है, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, अंडर परफॉर्मेंस है सेक्टर में और स्टॉक में भी। तो 495 का फ्यूचर्स में प्राइस है, 500 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 485 के टारगेट्स रहेंगे डीएलएफ में। ओके सचिन जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? अनुज जी, दोनों ऑन द शॉर्ट साइड है। पहला तो है जेएसडब्ल्यू स्टील में अभी फ्रेश वीकनेस है। पिछले 10 दिनों में लगातार इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड किया था। लगातार यहाँ पर क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश करने का प्रयास यहाँ पर फेल हो चुका है एंड यहाँ पर भी एक बेरिश पेरेंट फॉर्मेशन है जिसका प्रोबेबल टारगेट पैटर्न के लिहाज से लगभग अराउंड 1055 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स आपको ऐड करने हैं। अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल भी जाता है तो 1116 तक 1120 तक यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1128 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड नीचे 1060 के आसपास आपको पोजीशंस रिव्यू करनी है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है फ्रॉम अ ट्रेडिंग मोमेंटम पर्सपेक्टिव, वो है उनो मिंडा। यहाँ पर भी अगर हम पूरा डेटा देखें तो काफी दिनों से यहाँ पर एक अच्छा क्लस्टर सपोर्ट बनने का प्रयास हो रहा था। 1000 लेवल मुझे लग रहा है एट थ्रेट है। यहाँ पर भी जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस्ड है, हो सकता है कि स्टॉक लगभग अराउंड 900 के आसपास स्विंग करे। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 985 से लेके 960 ये 2 टारगेट्स के लिए फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1032 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाजार को उम्मीद थी कि ट्रंप राहत की खबर देंगे, पर ट्रंप तो ठहरे ट्रंप, फिर अपनी फितरत कैसे बदलते, उन्होंने फिर चौंकाया बाजार को और फिर सेंटीमेंट ख़राब कर दिया। युद्ध, क्रूड और एफआई की बिकवाली, इन सब के बीच में थोड़ा सा एक रिलीफ है कि रुपया संभल रहा है। लेकिन मार्केट में अब क्या व्यू हो, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मार्केट के दिग्गज और कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जुड़े हैं। नीलेश भाई, नॉर्मली जब भी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है और आप जुड़ते हैं तो मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा देता है, तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आपसे। लेकिन सबसे पहले तो अच्छा नीलेश भाई, लग रहा है कि ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। कैसे देखें इस बदलते समीकरण को, क्रूड वापस 106 पर और आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटिमेंट खराब किया? अनुज भाई, जैसा आपने कहा, मार्केट का पूरा दारोमदार इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर है। हमारी कुंडली का राहु काल तब चालू होता है जब ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं। इससे महंगाई बढ़ती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ कम होती है और उसकी सारी कंबाइंड नेगेटिव इफेक्ट रूपी, इंटरेस्ट रेट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों मार्केट पे दिखती है। अब जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं संभलेगा तब तक मार्केट का संभलना मुश्किल लगता है। और ट्रंप साहब, जैसा आपने कहा, उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। उस वजह से मार्केट काफी हद तक परेशान है और जब तक ऑयल नहीं संभलेगा तब तक मार्केट की बॉटम बनना मुश्किल है। जब तक ऑयल नहीं सुधरेगा मार्केट का बॉटम बनना मुश्किल है। नीलेश भाई, एक और सवाल यहाँ पर ओपन हो रहा है कि एक तो ये नियर टर्म का प्राइस डैमेज है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस ऊपर आए हैं, क्या मार्केट अपनी इक्वेशन में अभी ये फैक्टर इन नहीं कर पाया है? और आगे जाते हुए क्या रेट हाइक्स, इन्फ्लेशन फियर, अर्निंग्स पर बड़ा हिट, क्या ये फैक्टर्स आएंगे उस समय पर जब हम पिछले क्वार्टर में एक ग्रीन शूट्स देख रहे थे? उसमें क्या वापस मीडियम टर्म में मार्केट के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है? इस वक्त मेरे हिसाब से अनुज भाई, मार्केट क्रूड फ्यूचर्स को देख रहा है।
अगर आप दिसंबर के बाद वाले क्रूड फ्यूचर्स को देखें तो वो तकरीबन आज के स्पॉट लेवल से 15 से $20 नीचे है। तो मार्केट आज भी यही उम्मीद लगा के रखा है कि इस युद्ध में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डैमेज ज्यादा नहीं होगा और जब ये युद्ध रुक जाएगा, हॉर्मज स्ट्रेट खुल जाएगा और क्रूड के दाम जो युद्ध के पहले $60-70 के आसपास थे वो $80-90 के आसपास रहेंगे। आज के लेवल से कम होंगे लेकिन युद्ध के पहले के लेवल से ऊपर रहेंगे। इस चीज को मार्केट ने डिस्काउंट किया है और उस वजह से इंटरेस्ट रेट के ऊपर थोड़ी बहुत इम्पैक्ट जरूर आएगी, वैल्यूएशन के ऊपर भी थोड़ी इम्पैक्ट आएगी और प्रॉफिटेबिलिटी शायद 1-2 क्वार्टर पीछे चली जाए। अब अगर युद्ध जल्दी खत्म होता है और क्रूड के दाम मार्केट की उम्मीद से ज्यादा गिरते हैं तो मार्केट में अपसाइड है। युद्ध लंबा चलता रहेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में डाउनसाइड है। बट अनुज भाई, इस समय एक चीज मतलब जो बड़ा ट्रेंड दिख रहा है कि दुनिया भर के देश एनर्जी डिपेंडेंसी के ऊपर परेशान है और हर कोई किसी न किसी तरह एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए ट्राई करेगा। जैसे भारत में हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की कोशिश करेंगे, पैसेंजर व्हीकल जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। घर पे जो गैस के चूल्हे जलते हैं उसे हम इंडक्शन या पाइप्ड गैस वहां पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। सोलर रूफटॉप के जरिए जितनी पावर पैदा कर सके एट घर घर के लेवल के ऊपर उसकी कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा ट्रेंड आने वाले 5-10 सालों के लिए बन सकता है और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी पे लोग ध्यान रख सकते हैं। जरूर है कि आप एक साथ निवेश नहीं करें बिकॉज अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट के ऊपर मंडरा रही है, बट आपको इस क्षेत्र से जुड़ी कौन सी कंपनी में निवेश करना है उसका होमवर्क आप जरूर कर सकते हैं। हाँ नीलेश भाई, बहुत लोगों ने तो कर भी लिया होमवर्क। अमेजोन पे इंडक्शन मिल ही नहीं रहा था, आपने लिया था कि इंडक्शन क्या, या थे पहले से? वीरू भाई पहले से था, मेरी बीवी इस मामले में मेरे से ज्यादा समझ जाता है। और आपने उस थीम को कैप्चर भी कर लिया एकदम से, है ना? इंडक्शन कुकर और आपका ईवी की थीम बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखें, देखिए यही होता है हर बदलते स्वरूप में। आपको अगर आप देखें अपनी स्टॉक पिकिंग की कला को अगर अच्छा करना है तो आपको ऐड करूंगा, सॉरी अच्छा बीरू एक चीज ऐड करूंगा। नीलेश भाई, आज आपको फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, शाम को जाएंगे तो आपने कहा कि मेरी बीवी इस मामले में मुझसे ज़्यादा समझदार है। वो कहेंगे आपने इस मामले में क्यों बोला, ये बोलना चाहिए था कि सारे मामले में समझदार। हाँ चलिए ठीक है बीरू, ये ठीक है, ये सही किया आपने, ये कंप्लीट हैच कर लिया आपने अपना। अच्छा नीलेश भाई, ये मेटल्स पे आपका टेक क्या होगा? आई मीन आते हैं मेरे ख्याल से हर कमोडिटीज पे थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना? मेटल्स और केमिकल्स अमूमन युद्ध काल एक चुनौतीपूर्ण माहौल आया था वो 2022 में जब यूक्रेन और रशिया भिड़े थे। वो युद्ध अभी भी कायम है। इस और एक और युद्ध के छिड़ने के बाद लगभग 100 महीने हो चुके हैं। मेटल्स पे आपका टेक क्या बन रहा है? तो वीरू भाई, वो मेटल जहां पे मिडिल ईस्ट में प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है जैसे एल्यूमिनियम, उसके ऊपर डेफिनेटली तेजी बनी रहेगी। वहां की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और उस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को रिस्टोर करने में कुछ समय लग जाएगा ऐसा लगता है। मोर इम्पोर्टेंटली मेटल की डिमांड बनी रहेगी बिकॉज युद्ध के जरिए जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है ईरान में, इजराइल में, मिडिल ईस्ट में, उसको रिपेयर करने के लिए मेटल की आवश्यकता जरूर होगी। केमिकल क्षेत्र में भी हमें लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह से पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के भाव बढ़े हैं उस वजह से मार्जिन में कटौती होगी। बहुत सारी केमिकल कंपनीज अपनी प्राइस हाइक को, कॉस्ट हाइक को अपने कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी और उन्हें मार्जिन पे हिट लेना पड़ेगा।
तो केमिकल क्षेत्र डेफिनेटली एडवर्सली इम्पैक्टेड है और उनके मार्जिन में कटौती होगी। मेटल क्षेत्र में आपको देखना पड़ेगा कौन से मेटल्स मिडिल ईस्ट से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे और कौन से मेटल रिकंस्ट्रक्शन में उपयोग होंगे। उन दोनों मेटल क्षेत्र में तेजी बनी रह सकती है। ओके अच्छा नील भाई, एक चीज़ पूछूं आपसे मैं कि हमने बजट स्पीच एक साथ सुनी थी, उसके बाद हम डिस्कशन भी कर रहे थे। बजट में सबसे पहला जो स्पीच सुनने के बाद सेक्टर दिमाग में आया था वो था डेटा सेंटर। उसके बाद हमने डेटा सेंटर उस थीम के अंतर्गत बहुत सारी केबल वायर सेगमेंट की स्टॉक्स को देखा, बहुत स्ट्रांग वो दिखा। डेटा सेंटर अपने साथ कई सेक्टर्स खोलती है, कूलेंट इस्तेमाल होंगे उसमें। आपने कितना शिफ्ट किया इस डेटा सेंटर थीम की तरफ अपने फंड्स में? एक भारत में जो भी डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादातर अनलिस्टेड सेगमेंट में है, या लिस्टेड सेगमेंट में वो जिस कंपनी में है वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है आज भी वैल्यू एडिशन में। तो हमारे लिए डेटा सेंटर का जो थीम था वो प्ले करने का सबसे ज्यादा और आसान रास्ता केबल वायर कंपनी थी या मेटल कंपनी थी। तो हमने केबल वायर कंपनीज में पोजीशन बनाई थी। आज उसमें गिरावट भी हुई है, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि डेटा सेंटर के लिए केबलिंग और वायरिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया की जो थीम मैंने अभी कही उसमें भी केबल्स और वायर की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्रेशर में रहेगा, बट वहां पे नीचे के लेवल पे आप निवेश करने की सोच सकते हैं। ओके नीरज भाई, आपसे जब हमारी बात होती थी पहले, एक स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स इन सब को लेकर आप काफ़ी नेगेटिव रहे थे। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या सिलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपको स्मॉल कैप में? क्या इस समय कोई थीम्स हैं स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टर जहां अब पैसा लगाना शुरू करें? अनुज भाई, फंडामेंटली मुझे अभी भी लगता है कि स्मॉल कैप में वैल्यूएशन और भी कम हो सकता है। बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज में अनडाउटेबली वो कैपेसिटी नहीं है कि इस प्रकार की अपहीवल को वो झेल सके। उन्हें लार्ज कैप कंपनी के सामने थोड़ी ज्यादा चोट लगेगी, एंड इसीलिए हमें लगता है कि अभी भी स्मॉल कैप में एक छोटा करेक्शन या वैल्यूएशन डी रेटिंग हो सकता है। ऑब्वियसली स्मॉल कैप क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक जिसे आप असिमेट्रिक कंपनीज कह सकते हैं कि जिनका ग्रोथ इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, वो ऐसे निश एरिया में है कि वो कुछ ना कुछ काम कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे केबल वायर जो इस अपहीवल में बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो हमारा फोकस स्मॉल कैप में इस वक्त उस कंपनी में निवेश करने का है जहां पे युद्ध की चपेट बहुत कम हो और वैल्यूएशन काफी हद तक फेवरेबल हो गया हो। इसमें क्या नाम टॉप ऑफ द माइंड आएंगे आपके नीलेश भाई? एक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे युद्ध की उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं होगी। दूसरा जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, एफएमसीजी हुआ या उस प्रकार के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हुए। तीसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वहां पे कुछ कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट में बिकवाली करती है, बेचान करती है, वहां पे युद्ध की उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार की कंपनीज वहां पे हम ध्यान रख रहे हैं, बट स्मॉल कैप एडिशन बहुत सिलेक्टिवली कर रहे हैं। ओके तो कुल मिला के अगर आप देखें जो नीलेश जी से हमारी डिस्कशन हो रहा है उसमें हम बात यही कर रहे हैं कैसे इस युद्ध से हट के, परे हट के थोड़ा सा अगर आप देखें पोर्टफोलियो को अपने कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस लिहाज से आप होटल्स को कहाँ रखेंगे नीलेश जी इस वक्त, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं प्राइसिंग और फुटफॉल टॉप आउट हो चुके हैं होटल्स? और मेरे दिमाग में एक हॉस्पिटल स्टॉक्स भी आते हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी हायर लेवल से अनवाइंडिंग हुई है, मेरे ख्याल से 20-22% रिट्रेसमेंट है हायर लेवल से। ये दो स्पेस पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? तो वीरू भाई, ये दोनों क्षेत्र में हमारा व्यू पॉजिटिव है। पहले बहुत सारे भारतीय विदेशी दौरे के लिए मिडिल ईस्ट में जाते थे, अब उसमें कटौती होने के बहुत अच्छे चांसेस है।
क्रूड के दाम ऊपर हुए हैं तो इंटरनेशनल एयरफेयर भी बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी भी कम होगी और इस वजह से हो सकता है डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिले। होटल्स इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं और उनको फायदा हो सकता है। आज की तारीख में हम ये भी देख रहे हैं कि वेडिंग सीजन इसके लिए बड़ी जोर से बुकिंग हो रही है। अगर आप इस वक्त कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो आपको होटल के अनुसार डेट तय करने पड़ेंगे, नहीं कि आपकी सुविधा के अनुसार। तो होटल्स की बुकिंग्स काफी तेजी में है, टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म का भी उन्हें फायदा होगा और इसलिए होटल क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं। यही चीज हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ब्यूटी, वेलनेस इस प्रकार के खर्चे ज्यादा करती है, हॉस्पिटल को उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, हॉस्पिटल क्षेत्र में कंसोलिडेशन भी हो रहा है, हब एंड स्पोक मॉडल भी उभर रहे हैं, तो उस वजह से भी हॉस्पिटल क्षेत्र का यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता दिखता है। तो होटल एंड हॉस्पिटल दोनों डोमेस्टिक सेक्टर है। युद्ध की इसके ऊपर विपरीत इम्पैक्ट बहुत कम है। थोड़ी बहुत इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स में एलपीजी गैस की शॉर्टेज की वजह से आ रही है, बट वह उसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो दोनों एच, होटल एंड हॉस्पिटल, निवेशक देख सकते हैं। ओके नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुंबई ट्रैफिक को आप आज थोड़ा बीट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज इतनी वीक मार्केट में भी एक हीरो ऑफ द डे है, वो है वी मार्ट। और स्टॉक लेकर आइए ज़रा। एक बार लास्ट चेक किया था तो करीब करीब 12% ऊपर था स्टॉक, और अब थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी 7.5% ऊपर। आशीष से समझते हैं क्यों। आशीष बताइए। सर, ऐसे मार्केट में 7.5% वाले स्टॉक्स ऊपर जो मिल जाएं बहुत रेयर हैं। बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब दरअसल इसका एक Q4 का अपडेट आया और अपडेट आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसमें पिछले साल के मुकाबले 24% की ग्रोथ यहाँ पर नजर आई। 970 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। अब खास बात है कि जो आंकड़ा रेवेन्यू का देखने को मिला है ये ब्रोकरेज हाउस के एस्टीमेट से 5% ज़्यादा है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बढ़िया पॉजिटिव रिएक्शन है। अब ग्रोथ यहाँ पर देखें तो जो स्टोर एडिशंस है इसमें 16% का इजाफा आपको देखने को मिला है और ट्रिपल एसजी जो आई है ये 12% के आसपास है और ये भी वे बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला। अब रेवेन्यू पर स्टोर की बात करें तो इंटरनल्स काफ़ी मजबूत हैं। 8% की बढ़त के साथ 172 करोड़ का आंकड़ा Q4 में देखने को मिला और नए स्टोर एडिशंस के लिहाज से भी बढ़िया है क्योंकि क्वार्टर में तकरीबन 29 नए स्टोर खोले हैं और इसके बाद जो टोटल स्टोर की संख्या है ये बढ़कर 577 हो गई है। यानी हर लिहाज से इंटरनल्स बहुत मजबूत है। अच्छा, इस स्टॉक की खास बात है कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की कवरेज है स्टॉक पर। तो मैं वैल्यूएशन चेक कर रहा था, वैल्यूएशन सभी बता रहे कि बहुत ही सस्ती है। एक तो हाई से वेल करेक्टेड स्टॉक है और आप FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो सिर्फ 24 टाइम्स पर ये स्टॉक चल रहा है। तो आकर्षक वैल्यूएशन और बेटर देन एस्टिमेट्स ग्रोथ के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव नजर आ रहा है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉक्स ऑफ द डे, हीरो ऑफ द डे स्कीम पर रखने के लिए। निफ्टी कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है 22,200 पे, करने दीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आज इस सेशन के सारे मायने, लेवल्स, सर्कमस्टेंसेस, हालात सब बदल दिए उस स्पीच ने 6:30 पे ट्रम्प जी की। अब आप लोग कैसे डील कर रहे हैं? कल के सेटअप के अगेंस्ट आपको एक डिफरेंट सेटअप मिला है ऑल टुगेदर। यहाँ पर मार्केट्स पे टेक और आपकी 2 कॉल्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। आज सुबह में 150 पॉइंट ऊपर था निफ्टी। जब SGX गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ था उसके बाद एक बड़ी फॉल हमने देखी और अभी तो मार्केट 500 पॉइंट डाउन है। लेकिन मार्केट अभी भी है ना लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बना रहा है और जैसे आप हमेशा पॉइंट आउट करते हो कि 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसे काफी क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। कल भी उन्हीं लेवल से मार्केट रिवर्स हुआ था, तब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मार्केट वापस लोअर टॉप और लोअर बॉटम ना बना दे और आज वैसे ही हुआ। तो मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी 22,000 22,100 के रेंज में आके थोड़ा सा रुक सकता है
उन लेवल्स के करीब थोड़ी सी कॉन्ट्रा पोजिशंस ली जा सकती है 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं तो कहूंगा कि अभी भी कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड मुझे लगता है अभी भी अवॉइड करें, क्योंकि आज यानी कल छुट्टी है, तो आज शायद वापस मार्केट काफी डिप्रेस रह सकता है टुवर्ड्स द एंड जाते जाते। स्टॉक्स की बात करें तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वी मार्ट में अच्छी तेजी बनी है, सिमिलरली मुझे लग रहा है कि ये जो डी मार्ट है और पेज इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे कुछ बुलिश इंडिकेशंस आ रहे हैं। हमें लगता है कि डी मार्ट टेक्निकली 5,000-5,500 के लेवल्स दिखा सकता है। वैसे ही पेज इंडस्ट्रीज में भी मुझे लगता है कि कुछ अच्छी री रेटिंग हो सकती है, ये भी स्टॉक 35-36 हजार के करीब जा सकता है। बट करंट लेवल से ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि मैं कहूंगा कि एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है बहुत मुश्किल है। पोजिशनल ट्रेड लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, कम से कम 3% के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय करें। 7 से 9% का टारगेट नजर आता है हायर लेवल्स पे आने वाले कुछ दिनों में। इसके अलावा शॉर्ट करने के लिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट में इंडसइंड बैंक, मुझे लगता है इसमें लगातार वीकनेस बनी है, ये भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और ये स्टॉक मुझे लगता है 710-720 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 767 का, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। और इसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी और गिरावट बढ़ेगी, और ये स्टॉक कम से कम 3,200 3,150 के लेवल्स दिखा सकता है। 3,450 के स्टॉप लॉस के साथ केन्स को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स हो गई यहाँ पर। एक श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। ये आईटी स्टॉक्स में कोई व्यू है क्या आपका? थोड़ी मिड कैप आईटी में थोड़ी सी आज स्ट्रेंथ है, यहाँ पर कोई व्यू? अनुज जी देखिए, काफी मुश्किल हो रहा है इनमें ना, रिबाउंड काफी मिसिंग है, यानी कि ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी गिर चुके हैं स्टॉक। लेकिन रिबाउंड मुझे लगता है कि जो एक शार्प रिबाउंड आता है या डेड कैट बाउंस आता है, वो फॉर्मेशन कंप्लीटली मिसिंग है। तो दैट मीन्स कि इसमें अगर कम करना ही है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू के साथ, यानी इंट्राडे व्यू के साथ काम कर सकते हैं, और उसमें यस पॉसिबल है कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी और तेजी बन सकती है। कोफोर्ज जो हालांकि अभी चल रहा है 1150-55 के करीब, ये स्टॉक हमें लगता है कि 1210 के लेवल्स दिखा सकता है, और 1130 रुपए का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स इस समय की। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट डीलों पर आ गया है, निफ्टी 22,190 पर, तो 22,200 का भी अगर एक आखिरी कुछ एलिमेंट्री या इमेजिनरी सपोर्ट था दिमाग में कुछ लोगों के, तो वो भी टूट चुका है। बैंक निफ्टी भी अब 50,000 तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। 50,004 का मॉर्निंग का लो था, अब उसको तोड़ने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर इस शो को समेट रहे हैं, और इसके बाद आप श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।